हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप्स। तो आज की हमारी जो क्लास है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्वाधार हमारा जो इनिशिएटिव है सिविल स्टेप आईएएस ने जो आपके लिए चलाया है, उसका है डे 7 एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आज हमारी सेकंड क्लास है। राइट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हमारी आज सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास हमारी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इसमें हम लोग जो हमारे लास्ट वीक में पिछले एक हफ्ते में जितने भी न्यूज़ आए हैं, और वो भी स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, या फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो, उनसे रिलेटेड जो भी हमारी यहाँ पर न्यूज़ आई हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। राइट, हम लोग शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस सीरीज़ को, सर्वाधार को। वन मोर थिंग, हमने ये जो यहाँ पर न्यूज़ डिस्कस करनी है, ये हमने जो सोर्सेज यहाँ यूज़ किए हैं वो है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम, डाउन टू अर्थ एंड द लाइव मिंट, पीआईबी, कुरुक्षेत्रा, योजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन्स होती हैं यूपीएससी के लिए स्पेशली, आप लोग जानते होंगे। और जो भी बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स, और स्पेशली जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आती है तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन न्यूज़ में आते हैं, ये मैगजीन्स में आते हैं। और रही द हिंदू की बात, तो थर्सडे को जो न्यूज़पेपर आता है द हिंदू, उसमें स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारी बहुत सारी न्यूज़ आती हैं। ये आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर आप तैयार कर रहे हैं, उनको आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर कि ये एक तो कवर करना है, प्लस यहाँ पर थर्सडे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपकी न्यूज़ आती हैं, स्पेशली आप लोगों को वो पढ़ना होता है। और यहाँ पर हमने पूरे हफ्ते का ये कवर किया है। राइट, तो आपका थर्सडे कवर हो गया यहाँ पर, एंड जो भी न्यूज़ बाकी डेज में भी अगर आई हैं तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पर कवर की है। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। हमारी आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है होमो फ्लोरेंसिस से रिलेटेड। और ये जो न्यूज आई है ये आई है द हिंदू में, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज है। और अगर हम इसको और इसी के सेगमेंट में तोड़ते हैं तो ये हमारी जाएगी बायोटेक में। राइट, ये हमारी यहाँ पर जाएगी। देख लेते हैं ये क्या है। द प्रिंट की ये न्यूज है थिनियर आर्म्स, यानी कि ये जो है होमोफ्लोरेसिस, ये इसकी जो बाहें होती हैं थिनियर आर्म्स, एंड साइंटिस्ट वेयर द अर्ली ह्यूमंस हॉबिट। अर्ली ह्यूमंस जो था उसको एक उपनाम दिया था, क्या? हॉबिट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड द कुजिन केम फ्रॉम द नेचर स्टडी, ये आया है प्रकाश में कि अभी तक यहाँ पर जो एक डिबेट चल रही थी, स्टडी चल रही थी, उसको यहाँ एंड दे दिया गया है, अंतिम निर्णय इस पर दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि होमोफ्लोरेंसिस से रिलेटेड यहाँ पर एक न्यूज़, एक डिस्कवरी यहाँ पर हुई है। क्या है यहाँ पर? है अ माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ 700,000 years old miniatures human arms and the dental fossils has put an end to the debate on the origin of homo floresiensis। इनके ओरिजिन पर, होमो फ्लोरेंसिस के ओरिजिन पर डिबेट चल रही थी, जिसे कि अब, और ये डिबेट बहुत पुरानी चल रही थी, जिस पर कि अब एक अंतिम निर्णय आ चुका है। और वो क्या आया है? इनकी जो बाहें होती हैं वो छोटी होती हैं, इनके डेंटल फ्यूल्स पर आया है, फॉसिल्स पर आया है। एंड अ स्पीसीज ऑफ ह्यूमन आर्किक, स्मॉल ह्यूमन आर्किक दैट इनहेबिटेटेड एंड इंडोनेशिया आइलैंड। यहाँ पर ये प्राचीन मानव की एक प्रजाति है जो कि फ्लोरेसेंस इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, वहीं पर पाई जाती थी। और इस पर बहुत सारी डिबेट चल रहे होते थे, जो कि अभी क्या है, इस पर एक अंतिम निर्णय आ चुका है, डिस्कवरी पाई गई है साइंटिस्ट ने। और द प्रिंट की ये न्यूज है। आगे देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट इसका। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ 700,000 ईयर ओल्ड मिनिएचर ह्यूमन आर्म्स and dental fossils had put an end to debate on origin of homoflorescens। जो होमोफ्लोरेसेंस थे, इनकी उत्पत्ति, इनके ओरिजिन पर, इनकी उत्पत्ति पर डिबेट चल रही थी। ठीक है, वो डिबेट क्या हुआ है अभी एंड पर, उस पर अंतिम परिणाम आ चुका है, क्योंकि एक एनालिसिस हुआ है, डिस्कवरी हुई है, जो एक मिनिएचर था, लगभग 700,000 ईयर पहले का एक स्मॉल ह्यूमन मिनिएचर था, जिसकी की बाहें छोटी थी, उसके दांत लंबे थे, माथा चपटा था, है ना, आंखें छोटी थी, अंदर की ओर धसी हुई थी, और उसके बारे में डिटेल नहीं मिल रही थी। डिबेट्स चल रही थी कि ये कहाँ पर पाए जाते थे, कहाँ पर नहीं पाए जाते थे। तो अभी ये निर्णय यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, क्लियर है।
देख लेते हैं इसके बारे में, होमोफ्लोरेंसिस के बारे में कि ये है क्या। सो दे आर अ स्पीसीज ऑफ ह्यूमन आर्किक, दे आर ए स्पीसीज ऑफ स्मॉल ह्यूमन आर्किक, यानी कि ये छोटे प्राचीन मानव प्राचीन की एक प्रजाति है, छोटे मानव प्राचीन की ये प्रजाति है क्या, Homophlorensis, and that inhabited the Indonesian island of Florence around 60,000 year ago. इंडोनेशिया में एक आइलैंड है फ्लोरेंसिस, वहां पर इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। और अगर टाइम पीरियड की हम बात करते हैं कि टाइम पीरियड इसका क्या था, तो टाइम पीरियड लगभग इसका माना जा रहा है 60,000 ईयर्स। ये बात मानी जा रही है 60,000 ईयर अगो की, राइट। इंडोनेशिया का एक आइलैंड था, वहीं पर ये जो प्रजाति थी स्मॉल आर्किक ह्यूमन मानव प्रजाति पाई जाती थी। एंड दे आर निक नेम्ड एज होबोट, इसको जो निक नेम दिया गया था वो कौन सा दिया गया था, होबोट इसको निक नेम दिया गया था। एंड हैव सो फार ओनली बीन फाउंड ऑन द आइलैंड ऑफ फ्लोरेंस, और अभी तक केवल इंडोनेशिया के फ्लोरेंस आइलैंड पर ही ये पाई जाती है। ये जो डिबेट अभी तक थी कि ये बाकी जगह पर भी पाई जाती है या फिर केवल वहीं पर पाई जाती है, ये डिबेट अब समाप्त हो गई है इस एनालिसिस के बाद, ये जो स्टडी निकल करके आई है। क्लियर है। सो ध्यान क्या रखना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहली बार तो होमोफ्लोरेंसिस क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, तो आपने वो भी देख लिए। यहाँ पर आगे हम और देख लेते हैं। इसको उपनाम दिया गया था होबिट्स, कहाँ पर पाई जाती है, इंडोनेशिया के फ्लोरेंसिस आइलैंड पर। एक और चीज करनी है आपको, यहां पर इसको ज्योग्राफी से अगर कनेक्ट करना है तो कैसे आप करोगे, इंडोनेशिया का आप मैप देख लेंगे, राइट। इंडोनेशिया के आसपास की जितनी भी जगह हैं, चाहे वो सिंगापुर हो, ब्रुनेई हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, सुमात्रा, जावा, ये जितना भी आइलैंड्स हैं, आप इनकी मैपिंग कर लेंगे कि बाउंड्री कौन किसके साथ शेयर करता है, या लैटिट्यूडनली, क्योंकि यूपीएससी बहुत बार ऐसे भी सवाल पूछता है कि किसी विशेष लैटिट्यूड पर, अक्षांश पर इनमें से कौन से शहर स्थित हैं या फिर देश स्थित है ना। आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखा है तो आपको पता होगा कि यूपीएससी का जो सवाल पूछने का तरीका है वो ईयर बाय ईयर चेंज हो जाता है, कोई पैटर्न नहीं है। सो आप इस गलतफहमी में तो बिल्कुल मत रहना कि कोई एक पैटर्न को आप तैयार करते हुए यूपीएससी क्रैक कर लोगे। ये थोड़ी टफ बात है जो मैं आपको बोल रही हूँ, बट मैं फिर भी बोलना चाहती हूँ ताकि आप शुरू से ही अपनी जो स्ट्रेटजी है, आपका जो ब्रेन है, उसको इस तरीके से ट्रेंड कर लो कि यूपीएससी जिस तरीके से सवाल पूछती है और उसने अभी तक जैसे पूछे हैं, है ना, वो तो हमको तैयार करना है। आगे कैसे पूछ सकती है वो भी हमें देखना है कि अगर हम एग्जामिनर होंगे, हम क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे और अगर मान लो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, पोस्ट हमारे पास कम है, तो हमको क्या ट्रेंड, किस तरीके के एग्जाम बनाने हैं, कैसे ऑप्शंस देने हैं, राइट, कहाँ कहाँ से सवाल हम बना सकते हैं, ताकि कम से कम ऐसा हो कि जो बहुत पढ़ने वाले समझदार, जिनकी कॉम्प्रीहेंड बहुत अच्छा है समझने का स्तर, वही बच्चे उस एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, राइट। यूपीएससी में कोई भी चीज़ आपको ऐसी कंफर्ट जोन में रहना नहीं है बिल्कुल, इसलिए मैं बहुत टफ एकदम से आपसे बोल रही हूँ, ठीक है। कंफर्ट जोन में ना पढ़ने के लेवल पर रहना है, ना ही आंसर राइटिंग के लेवल पर रहना है। सो ये स्पेशली हमारा जो सर्वाधार है, प्रीलिम्स इनिशिएटिव है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर मिलेंगे, बस आपको तैयार करना है, नोट्स बनाने हैं डे बाय डे पर, ठीक है। देख लेते हैं इसके फीचर्स, देख लेते हैं अपीयरेंस क्या है। सो ये जो होमोफ्लोरेंसिस है, इंडिविजुअली स्टूड अप्रोक्सीमेटली लगभग 3 फीट 6 इंच लगभग इसकी लंबाई है, अगर हम इसके फीचर्स की बात करते हैं। एंड है टाइनी ब्रेस, इसका जो ब्रेन है बहुत छोटा है, लार्ज टीथ, दांत लंबे हैं, एंड देयर स्मॉल साइज स्ट्रगल्ड फॉरवर्ड, यानी कि छोटे छोटे आगे की तरफ इनके झुके हुए कंधे हैं। एंड नो चिन्स, इनके पास चिन्ह नहीं है, ठुड्डी नहीं है ना। इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं, ये हिस्ट्री में भी आ सकता है आपका सवाल। सो ध्यान रखना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो यहाँ पर मैं जो करंट अफेयर हम लोग कर रहे हैं ना, आपको क्या करना है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स होने के नाते हमें ये चीज़ आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो हमें डेवलप करनी पड़ेगी कि एक सब्जेक्ट के साथ किस तरीके से दूसरे सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करके पढ़ना है। अगर आप पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, किसी भी एक विशेष सब्जेक्ट से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, मिला करके कंबाइंड लेवल पर पूछे जाते हैं। क्लियर है, इसीलिए उसका नाम यूपीएससी है ना।
एंड रीडिंग यहाँ पर देखेंगे आप रिसीडिंग फोरहेड्स एंड द रिलेटिवली लार्ज फीट ड्यू टू देयर शॉर्ट लेग्स, और इनके जो पैर हैं वो काफ़ी छोटे हैं। अब देख लेते हैं कि ये टूल्स क्या क्या यूज़ करते हैं। सो डिस्पाइट्स देयर स्मॉल बॉडी, इनके चूंकि बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी छोटा है, जैसा कि हमने देखा 3 फीट 6 इंच का लगभग है, एंड हैड अ ब्रेन साइज, और ब्रेन साइज भी बहुत छोटा है। सो दे मेड एंड यूज्ड द स्टोन टूल्स, उन्होंने पत्थर के औजार बनाए और उन्हीं को उन्होंने यूज़ किया। हंटेड स्मॉल एलिफेंट्स, छोटे जो हाथी होते हैं, हाथी के बच्चे होते हैं, उनको इन्होंने हंट करना शुरू किया। एंड लार्ज रोडेंट्स एंड कोप्ड विद द predators such as the giant komodo and dragons and may have used fire, और ये लोग आग का भी यूज करते थे, फायर का भी यूज करते थे। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके फीचर्स में से सवाल आ सकते हैं, नोट्स आपको यहीं से इसी तरीके से बनाने हैं। फीचर्स डालिए, इसका आइलैंड डालेंगे, देखो फीचर्स डालेंगे होमोफ्लोरेसेंस, उसके बारे में ये है क्या, उसका निकनेम क्या है, कहाँ पर पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, तुरंत से मैप बना लो, वहाँ की स्ट्रेट बना लो, कौन सा शहर या कौन सा आइलैंड किसके साथ सीमा साझा करता है, लैटिट्यूडनली लॉन्गिट्यूडनली उनकी अवस्थिति किस प्रकार है। ठीक है, दूसरी चीज, आपके जब अपीयरेंस आप नोट्स बनाएंगे, टूल्स पर नोट्स बनाएंगे, तो ये आपका हिस्ट्री में काम आ जाएगा, है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन से, एक न्यूज से आपके 3 सब्जेक्ट तैयार हो रहे हैं, राइट। सो हमको बहुत ध्यान से, बहुत फोकस्ड होके और बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना है चीजों को, है ना, क्योंकि यूपीएससी है, ध्यान रखना है, हल्के में लेना नहीं है बिल्कुल भी। देख लेते हैं, डिमिनेटिव स्ट्रेचर एंड अ स्मॉल ब्रेन ऑफ दैम में हैव रिजल्टेड फ्रॉम द आइलैंड ड्वार्फिज्म, राइट। यहाँ पर इसको ड्वार्फिज्म आइलैंड कहा जाता था। एंड द स्मॉलेस्ट नोन स्पीसीज ऑफ होमो एंड स्टेगोन, अभी तक होमो की सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट स्पीसीज थी ये होमो फ्लोरेसेंस, जो कि इंडोनेशिया के एक फ्लोरेंस द्वीप पर ये पाई गई थी। एंड एलिफेंट्स आर बोथ फाउंड ऑन द आइलैंड्स ऑफ फ्लोरेंस इंडोनेशिया, यहाँ पर ये जो स्मॉल प्रजाति थी मानव की ये, और यहाँ पर हाथी भी पाए गए। ठीक है, देख लेते हैं ड्वार्फिज्म क्या होता है। सो इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द शॉर्टर देन नॉर्मल स्केलेटल ग्रोथ, यानी कि जो नॉर्मल स्केलेटल ग्रोथ होती है उससे भी छोटे, उससे भी कम जो विशेषता वाला शरीर होता है, कंडीशंस होती हैं, उनको ड्वार्फिज्म कहा जाता है। एंड दिस शॉर्टनेस कैन बी मैनिफेस्टेड इन आर्म्स एंड लेग्स और ट्रंक, और ये जो शॉर्टनेस है ये कहाँ पर हो सकती है, बाजू छोटी हो सकती हैं, पैर छोटे हो सकते हैं, और जब हम हाथी की बात कर रहे हैं तो उनकी जो ट्रंक होती है, जो सूंड होती है उनकी, वो छोटी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, ओके, सो इसी से रिलेटेड हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, हम वो देख लेते हैं। देखो आपको यहाँ पर हम 10 न्यूज़ डिस्कस करेंगे और 10 के 10 यहाँ पर सवाल मिलेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड अगर हमारे कोई पास्ट में सवाल आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगी, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी किया था। और आपको PDF भी मिल गया होगा, है ना, टेलीग्राम चैनल पर PDF भी मिल गया होगा, तो नोट्स भी आपके पास साथ के साथ तैयार हो जाएंगे। ठीक है, बस रिविजन करना है आपको। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट होमो फ्लोरेंसिस, क्या होता है देख लेते हैं। सो फर्स्ट है, they are a species of a small archaean human that inhabited the Indonesian island of Florence around 60,000 years ago. And second है, Homo florensis individuals stood approximately 3 feet 6 inches tall, had tiny brains and large teeth. So which of the statements given above is are correct? देखना क्या है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं ना, जो स्टूडेंट ने एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा, और जो फर्स्ट टाइम बैठने वाले हैं उनको मैं बता दे रही हूँ कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, एक तो टेंशन होती है बहुत ज़्यादा, टाइम हमारे पास कम होता है, राइट। हमें पता है ये 2 घंटे हमारे पूरे 1 साल को डिसाइड करने वाले होते हैं, जो हमने पीछे मेहनत की है, पैसा लगाया है, टाइम दिया है, पूरे ये 2 घंटे डिसाइड करने वाले हैं। सो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपने पढ़ा और जब आप यहाँ पर ये पढ़ते हो ना कि इनमें से कौन सा सही है या कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो यहाँ कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा सही है ये पूछ रहा है, कौन सा नहीं सही है, कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है, राइट। तो ये बहुत ध्यान देना है, यहाँ पर देख लेते हैं। सो
यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी सही है, दे आर अ स्पीसीज ऑफ स्मॉल आर्कियन ह्यूमन दैट इनहैबिटेड द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ फ्लोरेंस अराउंड 60,000 ईयर अगो। एंड सेकंड है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सेकंड हमारा होमो फ्लोरेंसिस इंडिविजुअल्स स्टूड अप्रोक्सीमेटली 3 फीट 6 इंचेस टॉल, हैड टाइनी ब्रेन्स एंड लार्ज टीथ। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर हमारा होगा सी। ठीक है, आंसर होगा सी। ओके, सो अभी हमारी जो सेकंड न्यूज है वो देख लेते हैं। हमारी सेकंड न्यूज क्या है? ट्राई बायोइलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टेक्नोलॉजी। ट्राई बायोइलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टेक्नोलॉजी क्या है? दूसरी चीज, इसको TENG भी बोला जाता है, ट्राई बाय नैनो जनरेटिक इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, इसको TENG भी बोला जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारा सवाल है, और अगर हम साइंस एंड टेक के अंतर्गत और ज़्यादा स्पेसिफिक जाते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारा आता है नैनो टेक्नोलॉजी में, राइट। नैनो टेक्नोलॉजी में ये हमारा सवाल है। हिंदुस्तान टाइम्स की ये न्यूज़ है, हिंदुस्तान टाइम्स में आया है। न्यूज़ क्या है देख लेते हैं। IIT इंदौर डेवलप्स शूज that generate electricity, tracks location and real time for armed forces। IIT इंदौर ने ऐसे जूते डेवलप किए हैं, ऐसे जूतों का आविष्कार किया है जो कि बिजली पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं, जनरेट करते हैं, एंड ट्रैक लोकेशंस, लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं। इसका मतलब GPS लगा होगा, इन रियल टाइम फॉर आर्म फोर्स, और ये आर्म फोर्स के लिए शूज बनाए हैं, राइट। देख लेते हैं इसको हम लोग। ये देखिए इस तरीके के ये जूते हैं। यहाँ पर आपको ये डेटा ऑन इंटरनेट मिलेगा, रिसीवर आपके पास टावर है ये, राइट। एंड ये बेस स्टेशन एक होता है, डिस्प्ले फॉर द लोकेशन ट्रैकिंग। इसमें सारे फीचर्स होते हैं, और ये नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारा सवाल है। मोस्ट प्रोबेबली चांस है ये क्वेश्चन पूछने के। देखो पूरे वर्ष भर अगर आप ठीक से पढ़ते रहोगे और जब एग्जाम में जाओगे ना, आपको कुछ भी न्यू नहीं लगेगा वहाँ पर। लेकिन जब हम एक साथ पढ़ते हैं ना, हम करते क्या हैं, स्टैटिक पोर्शन पढ़ते रहेंगे पूरे साल, लेकिन जैसे ही प्रीलिम्स आएगा उसके 2 महीने पहले या फिर हम 1 महीने पहले, ज़्यादा नहीं, बहुत सारे बच्चे तो 1 से 1.5 महीने पहले एकदम करंट अफेयर की मैगजीन्स ले लेकर और फिर रटना शुरू करते हैं। कभी भी तैयार नहीं होता है ऐसे, है ना। रटने से एग्जाम थोड़ी ना निकलता है, ये समझने वाला एग्जाम है। आप निकाल भी लोगे प्रीलिम्स तो मेन में रह जाओगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसीलिए जो सर्वाधार है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। वर्ष भर आपको ये हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर देने वाला है। सो बहुत ध्यान से पढ़ना है। PDF आपको मिलेगी, नोट्स आपके पास मिल जाएंगे, केवल रिवीजन करना है आपको, चीज़ों को समझना है, एक सब्जेक्ट के साथ दूसरे सब्जेक्ट को कनेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है। चलिए ये किस लिए भी चर्चा में था देख लेते हैं। IIT इंदौर, Indian Institute of Technology Indore has designed the special shoes for soldiers equipped with the tri-bioelectric nano generator, जिसे कि TENG भी कहा गया है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं। ये ऐसे शूज हैं जो कि लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, राइट। देख लेते हैं इनके बारे में हम लोग कि TENG यानी कि ट्राई बायोइलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टेक्नोलॉजी है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। सो इट इज अ सेल्फ पावर्ड फिजिबल सोल्यूशन टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलने के लिए फिजिबल स्वसंचालित ये एक सोल्यूशन है, राइट। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा को ये ऊर्जा में यानी कि बिजली में बदलने के लिए स्वसंचालित, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में बदलने के लिए ये एक स्वसंचालित व्यवहार्य उपकरण है। एंड द इलेक्ट्रिसिटी विल बी स्टोर्ड इन द डिवाइस फिक्स्ड इन द सोल, और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी वो जूते में एक डिवाइस लगा है, कहाँ पर, सोल में, उसके तलवे में, वहाँ पर स्टोर होगी। एंड कैन बी यूज टू ऑपरेट स्मॉल एप्लीकेशंस, और जो भी स्मॉल एप्लीकेशंस उसमें हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है, और उसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, उसी ऊर्जा बिजली का यूज करके फिर वहां पर जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको ऑपरेट किया जाएगा, राइट। ये है आपका TENG। फीचर्स क्या हैं इसके? इट इज इक्विप्ड विद द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि GPS इसमें लगा हुआ है, ध्यान रखना है। एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजीज, दीज कैन
These shoes can help the determine the location of personal in real time, और रियल टाइम में ये व्यक्ति की लोकेशन को भी ट्रैक करता है। सो इसमें जीपीएस लगा है, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज आरएफआईडी, आपको पता है इसका प्रयोग क्या था, फुल फॉर्म आपको यहाँ पता चल चुकी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, राइट। आपको पता है मेट्रो में ये इसका प्रयोग किया जाता है ना। दूसरी चीज इसका जो टोल प्लाजा है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। एंड एयरपोर्ट्स पर इसका प्रयोग किया जाता है जब हमको क्रॉस किया जाता है, चेक किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सो वहां पर आरएफआईडी का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ से सवाल भी पूछे हैं, पीछे यहाँ से सवाल भी आए हैं, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। देख लेते हैं आगे इसके एप्लीकेशन क्या है, TENG के वो जान लेते हैं। सो द TENG टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू ट्रैक द लोकेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स, ऐसे सीनियर सिटीजन्स जो कि अल्जाइमर से पीड़ित हैं, है ना। आपको पता है अल्जाइमर एक बीमारी है जो कि उम्र के साथ होती है, जब उम्र ज़्यादा होती जाती है तो ये आना शुरू हो जाती है। उसमें क्या होता है, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की जो मेमोरी है उसका लॉस होना शुरू हो जाता है और याददाश्त कम हो जाती है ना। लोग भूलना शुरू कर देते हैं, उनको याद बहुत बेसिक चीज़ें याद नहीं रहती हैं, खाना खाया है नहीं खाया, कई बार ये चीज़ें भी याद नहीं रहती हैं। सो अल्जाइमर से पीड़ित जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए मदद करेगा, क्योंकि उनको ट्रैक किया जा सकता है कि अगर वो कहीं पर चले गए हैं तो उनको यहाँ से ट्रैक किया जा सकता है। स्कूल चिल्ड्रंस एंड क्लाइंबर्स कैन हेल्प मोनिटर द अटेंडेंस एंड वर्क ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज। सो स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस, क्लाइंबर्स एंड द फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी अटेंडेंस का भी यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है, राइट। These shoes can also accurately analysis of movements of a sports person to improve their performance। और ये जो शूज़ हैं, ये जो जूते हैं, ये एक्यूरेटली परफॉर्मेंस, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली मेज़र कर सकती है ना। तो बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। टेक्नोलॉजी तो है ही, इवॉल्व हो रही है डे बाई डे, आपको पता है डे बाई डे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही है। देख लेते हैं। For tracking and mountaineering, and the shoes provide reliable tracking during the expedition and their self-powered GPS features ensuring safety and efficient navigation। सो रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या होती है ये जान लेते हैं। अभी हमने देखा था रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। सो इट रेफर्स टू रेयर of the silicates of electromagnetic radio waves in the range of 3 kHz to 300 gigahertz, as well as the altering current carrying to the radio signals। And second, this is the frequency band। ये एक आवृत्ति बैंड होता है, फ्रीक्वेंसी बैंड होता है, इसको हम बोलते हैं आवृत्ति बैंड। ये एक आवृत्ति बैंड होता है दैट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन एंड द ब्रॉडकास्टिंग, जो कि कम्युनिकेशन में यूज किया जा सकता है, संचार में यूज किया जाता है ना। कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है एंड ब्रॉडकास्टिंग, प्रसारण में इसका प्रयोग किया जाता है, प्रसारण में इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है सेकंड, वो देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्राई-बायोइलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टेक्नोलॉजी एंड रिसेंटली सीन्स इन न्यूज़। आपको पता है अभी अभी ये न्यूज़ है, बिल्कुल पिछले हफ्ते की न्यूज़ है। सो देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ अ सेल्फ पावर्ड डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही है। एंड द डिवाइस वॉज डिजाइंड एंड डेवलप्ड जॉइंटली बाय DRDO एंड CSIR। सो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है आपको पता है, बिकॉज developed by आप जानते हैं डेवलप्ड बाय IIT इंदौर, है ना। ये जो टेक्नोलॉजी है हमारी TENG डेवलप्ड बाय IIT इंदौर, राइट। IIT इंदौर ने इसको डेवलप किया है, ना कि DRDO और CSIR। हमने पीछे DRDO में पढ़ा था, हम नेक्स्ट आगे भी देख लेते हैं। सो आंसर है हमारा बी, यानी कि हमारा जो इसमें पूछ रहे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, आंसर हो गया बी, ठीक है। देखो ध्यान रखना है ऐसी चीजें। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8। ये क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8, और ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, देख लेते हैं। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेशली ये स्पेस से रिलेटेड न्यूज है, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी।
स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारी ये न्यूज़ है, देख लेते हैं इसके बारे में। इसरो लाइकली टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 ऑन अगस्त 15 अगस्त को इसरो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 को लॉन्च करने वाला है, ये हमारी न्यूज़ है। हमने अपनी लास्ट क्लास में इसरो के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सो आपको ये पता होगा, हम लोग थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बात करते चलेंगे, बट जो हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, जो स्टैटिक पोर्शन है वो हम नहीं करेंगे, करंट अफेयर को जोड़ के हम यहाँ पर करेंगे, राइट। सो बुइल्ट ऑन द माइक्रोसैट IMS 1 बस EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 कैरीज 3 पैलोड्स, यानी कि ये 3 पैलोड्स लेकर के जाने वाला है, एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पैलेट्स है एक, राइट। एंड यहाँ पर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, रिफ्लेक्टरी पैलोड्स है, सेकंड पैलोड्स आपका ये है GNSSR, एंड थर्ड है CIS UV डायमीटर, राइट, थर्ड। तो 3 पैलोड्स ये लेकर के जाना है, 15 अगस्त को ये लॉन्च होने वाला है और इसरो इसको लॉन्च कर रहा है। देख लेते हैं, इसरो लाइकली टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स ऑन अगस्त 15, ये आपको ध्यान रखना है। बुइल्ट ऑन द माइक्रोसैट IMS 1 बस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 कैरीज 3 पैलोड्स, जो कि हम पीछे देख चुके हैं। एक चीज़ मैं बताऊं, जब आप टेस्ट सीरीज आपने अगर ज्वाइन कर रखी है तो आपको बहुत इनसे बेनिफिट्स होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज में भी सवाल जो होते हैं बिल्कुल कॉन्करेंट सवाल आपके आते हैं जो चल रहे होते हैं, राइट। एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पैलोड्स यहाँ पर एक है जिसको हम EOIR बोलते हैं, एंड सेकंड है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टमेट्री पैलोड्स जिसको GNSSR बोलते हैं, एंड जो थर्ड पैलोड्स आपका है वो है SIC UV अल्ट्रावायलेट एंड डोसीमीटर, ये आपका थर्ड पैलोड्स है। सो 3 पैलोड्स, 3 प्रणोदक, ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसे कि 15 अगस्त को इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, ये लेकर के जाने वाला है। आगे देख लेते हैं, ये आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। एक और चीज़, अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट्स होते हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में उनको प्लेस किया जाता है, क्लियर। देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट इसका। इसरोज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का नाम अब आपको याद रहेगा, लगा हम 3 से 4 बार पढ़ चुके हैं। सैटेलाइट्स 08 EOS 8 के नाम से भी इसको जाना गया है। इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च बाय द स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल। एक चीज और, किसके द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है? सो लॉन्च्ड बाय, एक तो होता है लॉन्च्ड बाय इसरो, राइट। दूसरा व्हीकल यहां पर कौन सा है? लॉन्च व्हीकल कौन सा है? सो स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल यहां पर है SSLV। ये आपको ध्यान रखना है, सवाल यहीं से पूछा जाता है कि किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। SSLV D3 इसका नाम है, इसके द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है ऑन 15 अगस्त फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। कहाँ से लॉन्च हो रहा है? श्रीहरिकोटा, और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये ध्यान रखना है आपको, राइट। द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 EOS 8 इज लाइकली टू बी लॉन्च्ड ऑन अगस्त 15 एंड इसरो सोर्स एट ऑन ट्यूसडे। और ये बात ट्यूसडे को बताई थी, यानी कि ये ट्यूसडे की आपकी न्यूज है, ठीक है जी। सो द EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 will be launched by the small satellite launch vehicle SSLV D3 के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। कहाँ से? श्रीहरिकोटा, और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। मोस्ट लाइकली इट विल बी लॉन्च ऑन 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, एंड फ्रॉम श्रीहरिकोटा, राइट। देख लेते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 के बारे में, ये क्या है। सो इट विल बी लॉन्च्ड बाय स्मॉल SSLV D3 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EOS 08 मिशन इंक्लूड डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द माइक्रोसैट सैटेलाइट्स, क्रिएटिंग पैलोड्स, instruments and the compatibility with the microsatellite bus, and the incorporating and the technologies required for the future operational satellite, right. And it built on the microsat IMS 81, यानी कि ये कहाँ पर बना है? So it is built on microsat IMS, ध्यान क्या रखना है, कहाँ पर बना है? microsat IMS bus 1 launched by इसरो, है ना, इसरो। कहाँ से? श्रीहरिकोटा, और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। एंड व्हीकल कौन सा है? SSLV D3। डेट क्या है इनकी? 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन 2024,
राइट ये इस दिन लॉन्च किया जाने वाला है। सो आगे देख लेते हैं पेलोड्स क्या होते हैं उनके बारे में। इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड्स EOIR, ये ध्यान रखना है, 3 पेलोड्स लेकर के ये जाने वाला है। इट इज डिजाइन टू कैप्चर इमेज इन द मिड वेव्स एंड लॉन्ग रेंज वेव, यानी कि ये मिड वेव, मिड इंफ्रारेड वेव्स, लॉन्ग वेव्स बैंड एंड बोथ ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, दिन और रात दोनों में ही ये अर्थ की जो इमेजेस हैं उनको कैप्चर करेगा। एंड फॉर एप्लीकेशन सच एज सैटेलाइट बेस्ड सर्विलेंस, डिजास्टर मॉनिटरिंग के लिए, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, फायर डिटेक्शन, वॉल्केनिक एक्टिविटीज ऑब्जर्वेशन एंड द इंडस्ट्रियल पावर प्लांट डिजास्टर मॉनिटरिंग, राइट। स्पेस टेक्नोलॉजी का ये आपका करंट अफेयर है और यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मेंस में भी मिलेगी। सो ये टॉपिक्स आपको लिख करके रख लेने एक जगह, PDF में नोट्स तो मिल ही जाने हैं आपको, ठीक है जी। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एंड रिफ्लेक्ट्री पेलोड्स GNSSR, so it demonstrate the capability of using GNSSR based on remote sensing for application such as ocean surface wind analysis and soil moisture assessment करेगा। ये क्रायोस्फीयर की स्टडी करेगा, ओवर द हिमालय रीजन एंड फ्लड डिटेक्शन, इनलैंड्स वाटर बॉडी डिटेक्शन करेगा। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, तीसरा सवाल देख लेते हैं इससे रिलेटेड, वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो गलत है हमें वो चुनना है यहाँ पर। सो इट विल बी लॉन्च्ड बाय स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3, तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, अभी हमने पढ़ा है। एंड इट इज बुइल्ट ऑन द माइक्रोसैट IMS-1 बस, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो गलत कौन सा होगा, गलत होगा D, यानी कि कोई गलत नहीं है, आंसर हमारा है D। देख लेते हैं। सो हमारी जो अगली न्यूज है, नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर, वो है व्हाट इज पिनाका MK3। पिनाका MK3 क्या है, डिफेंस से रिलेटेड आपका ये सवाल है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी का। देख लेते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की हमारी ये न्यूज़ है यहाँ पर। सो DRDO डेवलपिंग अ पिनाका MK3, कौन डेवलप कर रहा है, DRDO डेवलप कर रहा है। लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर ये मिसाइल है, टू बूस्ट द इंडियाज स्ट्राइक रेंज टू 300 किलोमीटर, यानी कि लॉन्ग रेंज की ये एक लॉन्ग रेंज रॉकेट बूस्टर मिसाइल है। दूसरी चीज़, इसकी जो रेंज है वो कितनी होगी, लगभग 300 किलोमीटर तक की ये स्ट्राइक की, भारत की स्ट्राइक रेंज को कवर करने वाली है, ठीक है। सो पिनाका MK3 rocket launcher is poised to significantly enhance India's strike capabilities, allowing the army to deliver powerful attacks across much wide range. And this advanced version built upon the legacy of original Pinaka system. Already Pinaka system पहले से है, उसी का advanced version है ये MK3, ठीक है। And which was instrumental during the Kargil war. पिनाका जो मिसाइल बनी थी ये कारगिल वॉर के दौरान बनी थी, और अभी इसका एडवांस वर्जन MK3 लॉन्च बनने वाला है, इफेक्टिवली डिस्ट्रॉइंग एनिमी पोजीशंस एंड डिस्टर्बिंग पाकिस्तान स्ट्रेटजी ऑन पीक्स, ठीक है। देख लेते हैं आगे, ये है पिनाका, ये आपकी पिनाका मिसाइल है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज एक्विपिंग इंडियाज विद फॉर्मिडेबल न्यू वेपन्स। न्यू वेपन कौन सा है, वो पिनाका MK3, पिनाका MK3। पिनाका MK3 विच इज करेंटली अंडर डेवलपमेंट, जो कि अभी विकसित हो रहा है, अंडर डेवलपमेंट है, राइट। देख लेते हैं पिनाका के बारे में, पिनाका क्या है पहले। सो पिनाका इज अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ध्यान रखना है MBRL, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है ये। एंड इट इज डिजाइंड बाय द आर्मनेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट RARDE, अ लेबोरेटरी, और DRDO, ये DRDO की एक लेबोरेटरी है, हमने एक दिन बात की थी, लगभग 7 से 8 लेबोरेटरीज आती हैं DRDO को एक अंतर्गत में, यानी कि DRDO कई सारे क्षेत्रों में काम करता है। सो उन्हीं में से एक लेबोरेटरी है ARDE, यानी कि आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जिसने पिनाका को एस्टेब्लिश किया था, और ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। इसी का एडवांस वर्जन पिनाका MK3 अभी अंडर डेवलपमेंट है, जो कि अंडर डेवलप विकसित हो रहा है, बनाया जा रहा है। इट इज डिलीवर lethal and responsive fire against variety of area targets such as the exposed enemy troops and armored and soft skin vehicles, communication centers,
एयर टर्मिनल एंड कॉम्प्लेक्सेस, फ्यूल एंड द अम्यूनिशन डंप होता है. इंडिया ऑलरेडी हैज सेवरल वर्जन्स ऑफ पिनाका रॉकेट्स लॉन्च सिस्टम एंड द रेंज ऑफ पिनाका MK1. जो पिनाका MK1 है, पिनाका MK1, जो MK1 है उसकी जो रेंज है वो कितनी है? रेंज है इसकी 48 किलोमीटर, राइट. एंड MK1 enhanced has range 60 किलोमीटर एंड पिनाका MK3. और जो पिनाका MK2 है, MK2 की जो रेंज कर दी थी वो 60 किलोमीटर तक, राइट. अब जो MK3 बन रही है, अंडर डेवलपमेंट है पिनाका MK3, इसकी कितनी हो जाएगी? लगभग मान के चलो इसकी 300 किलोमीटर तक रेंज हो सकती है. स्ट्राइक कोई 300 किलोमीटर तक इसकी रेंज हो जाएगी. क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना, ये पिनाका का पूरा सिस्टम है. एंड MK3 के बारे में जान लेते हैं. द एडवांस वर्जन फॉलोज इन द फुटस्टेप ऑफ ओरिजिनल पिनाका सिस्टम. जो पिनाका सिस्टम पहले से चला आ रहा है उसी का एडवांस वर्जन यहाँ पर लगाया जा रहा है. एंड DRDO इज वर्किंग ऑन 2 वेरिएंट्स ऑफ पिनाका MK3, यानी इसके 2 वेरिएंट्स पर काम हो रहा है यहाँ पर. एंड द फायर वेरिएंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव रेंज ऑफ 120 किलोमीटर्स और इवन मोर. जो फायर वेरिएंट है उसकी जो रेंज होने वाली है वो लगभग 120 या उसके कुछ ज़्यादा होने वाली है. ठीक है, देख लेते हैं इसको आगे हम लोग. एंड द रेंज ऑफ सब्सिक्वेंट वेरिएंट्स, और इसका दूसरा वेरिएंट है, यानी कि जो पिनाका MK3 है उसमें 2 वेरिएंट्स पर DRDO काम कर रहा है. ठीक है, कितने वेरिएंट्स पर? 2 पर. पिनाका 3 के 2 वेरिएंट्स पर DRDO काम कर रहा है. इसके 2 वेरिएंट्स पर काम कर रहा है DRDO. एक है फायर वेरिएंट और दूसरा है सब्सिक्वेंट वेरिएंट. जो सब्सिक्वेंट वेरिएंट है इसकी जो रेंज होने वाली है वो 300 किलोमीटर रहने वाली है, राइट. तो ये आपको ध्यान रखना है. द स्पीड ऑफ पिनाका MK3 इज 577, यानी कि 5770 किलोमीटर पर आवर की गति से ये अटैक कर सकता है. एंड इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू अटैक डिस्टेंस एनिमीज एंड एयर अटैक्स. इट कैन ऑपरेट इन एनी वेदर. ये किसी भी वेदर में, किसी भी प्रकार के मौसम में ऑपरेट हो सकता है. मेकिंग इट एन ऑल वेदर इक्विपमेंट्स, यानी कि चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, हर एक प्रकार के मौसम में, हर एक प्रकार के वेदर में पिनाका MK3 काम करने वाला है. क्लियर? रेंज ध्यान रखनी है, काम करने वाला है, डेवलप्ड बाय, और कितने वेरिएंट्स पर काम चल रहा है इसमें, यानी कितने वेरिएंट होने वाले हैं, स्पेसिफिक वेरिएंट्स की रेंज क्या है. तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है. आगे देख लेते हैं DRDO के बारे में. DRDO क्या है पहले हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. सो DRDO इज द R&D विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत DRDO. और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड एक ये विंग्स है जो DRDO है. एंड विद अ विजन टू एम्पावर इंडिया विद अ कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी. ये एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी आपने बायोटेक में भी पढ़ी होगी, हम लोग पढ़ेंगे जब कोई न्यूज आएगी इससे रिलेटेड. तो टू मिशन टू अचीव द सेल्फ रेजिलियंस एंड क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम. DRDO was formed in 1958 by merging the 10 existing technical department establishment of the Indian Army and the Directorate and Technical Development Production विद डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन. तो इनके मर्जर से ये बना था DRDO. क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड. क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पिनाका MK3. पिनाका MK3 से रिलेटेड जो सवाल है हम वो यहाँ पर जान लेते हैं क्या सवाल है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ द मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर डिजाइंड बाय भारत डायनेमिक लिमिटेड, है ना. भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है. सो ये स्टेटमेंट गलत है. अभी हमने देखा लॉन्च्ड बाय किसके द्वारा किया जा रहा है? DRDO के द्वारा. सेकंड है, इट डिलीवर्स लिथल एंड रिस्पॉन्सिबल फायर एजेंट्स अ वैरायटी ऑफ एरिया टारगेट सच एज एक्सपोज्ड एनिमी ट्रूप्स एंड द एनॉर्मर एंड सॉफ्ट स्किन. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पेक्ट इन द अबव स्टेटमेंट्स. इनके बारे में कौन सा सही है? सो स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. नो, ये तो गलत हो गया क्योंकि 1 तो गलत है हमारा, एंड यहाँ पर भी गलत हो जाता है. एंड 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट नो, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. बिल्कुल हमारा जो आंसर आएगा D आएगा यहाँ पर आंसर. ठीक है,
आंसर है डी। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो है एक्सरसाइज मित्र शक्ति से रिलेटेड। अगेन इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। मित्र शक्ति डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारा न्यूज है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, जान लेते हैं। मित्र शक्ति इंडिया एंड श्रीलंकन आर्मीज टू बिगिन जॉइंट एक्सरसाइज। सबसे पहली बात तो ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है, ये ध्यान रखना है, जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है। ठीक है, ये एक जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका के बीच। भारत की और श्रीलंका की आर्मी मिल करके ये एक्सरसाइज करती हैं, मित्र शक्ति एक्सरसाइज। ठीक है, सो ये 10वां एडिशन है, 10th एडिशन ऑफ मित्र शक्ति कंक्लूडिंग ऑन अगस्त 25। कब? 25 अगस्त, यानी कि 25 अगस्त 2024 को ये एक्सरसाइज संपन्न होने वाली है और ये 10वां एडिशन है। कौन सा? 10वां एडिशन है ये, राइट। highlights India and Sri Lankan commitments to strengthen military operations and regional stability। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर। यह है आपकी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि भारत और श्रीलंका की आर्मी मिल करके करती है। 25 अगस्त 2024 को ये जो एक्सरसाइज है वो संपन्न होने वाली है। आगे देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट इसका। इंडियन आर्मी एंड द श्रीलंकन आर्मी विल किक ऑफ देयर जॉइंट एक्सरसाइज मित्र शक्ति एट द मदुरई इन श्रीलंका, यानी कि मदुरैया इन श्रीलंका सॉदर्न प्रोविंस। श्रीलंका का जो दक्षिणी प्रांत है जिसका नाम है मदुरैया, वहां पर ये एक्सरसाइज होने वाली है। कहां पर? श्रीलंका में। सो होस्ट इसको कौन कर रहा है? होस्ट इसको कर रहा है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका इसको होस्ट कर रहा है। आगे देख लेते हैं, इसको होस्ट कर रहा है श्रीलंका। अबाउट एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं, जो मित्र शक्ति एक्सरसाइज है उसके बारे में देख लेते हैं क्या है। सो इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये ध्यान रखना है, मित्र शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंकन आर्मी। And this year is the 10th edition of the exercise. A unit of 120 soldiers from the Indian Army's राजपुताना राइफल्स, भारतीय आर्मी का जो राजपुताना राइफल्स है वहाँ से 120 सोल्जर्स इस जो एक्सरसाइज है इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं मित्र शक्ति में। ठीक है, फोकस एरिया क्या रहने वाले हैं इस वर्ष के, इस साल के? ऑन जॉइंट ऑपरेशंस इन द सेमी अर्बन एनवायरमेंट्स, अलाइनमेंट विद द चैप्टर 7th ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि यूएन का जो यूएन चार्टर का जो चैप्टर 7 है उस पर फोकस रहने वाला है। विच डील्स विद एक्शंस टू रिगार्डिंग थ्रेट्स टू पीस एंड सिक्योरिटी, जिसमें कि पीस एंड सिक्योरिटी को मेंशन किया गया है, उस पर ये अलाइन करने वाले हैं, उसके साथ उस पर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, ये इसके फोकस एरिया रहने वाले हैं। उद्देश्य क्या है इसके, जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है मित्र शक्ति? सो इट एम्स टू इम्प्रूव ऑपरेशनल प्रोफिशिएंसी टू बोथ आर्मीज by facilitating the exchange of skills, experience and the best practices। यानी कि जब दो आर्मी मिलकर के जब एक्सरसाइज करती हैं तो वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखाती हैं और एक साथ वो क्या करते हैं, अपने स्किल्स को भी एक दूसरे को दिखाते हैं, सिखाते हैं। तो ये होता है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये इसका उद्देश्य है। And this collaboration is designed to enhance the Army's ability to handle contemporary security challenges such as the counter-terrorism and the urban warfare। एक और चीज़, ये जो एक्सरसाइज है ये संयुक्त रूप से कोलैबोरेशन में, यानी कि जो कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे होते हैं उनसे किस तरीके से फाइट करना है, इस पर भी काउंटर टेररिज्म, अर्बन वॉरफेयर, इस पर भी यहाँ पर ये काम करने वाले हैं। ठीक है, सो एन ऑफिशियल नोटेड दैट दिस एक्सरसाइज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल स्ट्रेंथनिंग डिफेंस टाइज एंड इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशंस बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंकन आर्म फोर्सेस एंड दिस इज एनुअल इवेंट। एक और चीज़, ये एनुअल इवेंट है, मतलब कि एक वर्ष में एक बार होता है। इज अ क्रूशियल फॉर फोस्टरिंग cooperations, enhancing interoperabilities between the two nations armed force। राइट, हमारा जो सवाल है यहाँ पे नेक्स्ट वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सरसाइज मित्र शक्ति। सो देख लेते हैं क्या है। इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंकन आर्मी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, a unit of 120 soldiers from the Indian Army's Rajputana Rifles will participate in this exercise। बिल्कुल बढ़िया है ना। And this annual event is crucial for fostering cooperation and enhancing interoperability between two nations। two nations आपको पता है कौन से? इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन चुनना है। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आंसर हमारा कौन सा होगा? आंसर होगा हमारा डी। यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है वो है व्हाट इज फ्रूट रोट डिसीज।
फ्रूट रोट डिसीज क्या होता है उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है प्रीलिम्स की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और ये कहाँ पर आएगा हमारा, ये आएगा हमारा बायोटेक में अगेन। ठीक है, देख लेते हैं। सो CPCRI ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है। CPCRI इश्यूज द एडवाइजरी टू कंट्रोल कॉलेरा एंड डिसीज इन द areca and the plantations, right? So it advised farmers to spray 1% of the Bordeaux mixture of the Mandipodum, 23.4% of to all the bunches, even it fruits rot has not yet been noticed in the plantation। यानी कि जो बागवानी होती है, प्लांटेशन होता है, वहाँ पर ये एक बीमारी देखने को मिली थी, इसको बोला गया है फ्रूट रोट। ठीक है, इसको कोलेरोगा के नाम से भी जाना जाता है, कोलेरोगा के नाम से, और इसी को कंट्रोल करने के लिए ये जो इंस्टीट्यूशन है हमारा CPCRI, इसने एडवाइजरी जारी की है कोलेरोगा। सो देख लेते हैं कोलेरोगा क्या है। कोलेरोगा, चलिए देखते हैं इसके बारे में आगे। देखिए इस तरीके से फ्रूट्स जो होते हैं वो सड़ना शुरू हो जाते हैं। सो CPCRI क्या है, CPCRI है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CPCRI and Central Pollution Crops Research Institute Kasaragod recently issued an advisory to farmers to control the कोलेरोग फ्रूट्स और डिसीज इन द आर्केनट्स प्लांटेशन, राइट। ये देखा गया है कि ये जो रोग है इसके प्रति एडवाइजरी जारी की गई है CPCRI ने। और CPCR का यह क्या है, इसका आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। कई बार देखो अगर हमारा ध्यान यहाँ पर है, पता चले UPSC पूछ लेगा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट CPCRI। CPCRI क्या है, फुल फॉर्म दे देगा 4, है ना। सेंट्रल पोल्यूशन क्या है, ये सेंट्रल पोल्यूशन जो भी आगे बनाया कंट्रोल, है ना, कुछ भी करके स्टेटमेंट दे सकता है, बट इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट। आगे देख लेते हैं हम इसको। रोट डिसीज क्या है, फ्रूट रोट डिसीज, कोलेरोगा है क्या। सो इट इज अ प्लांट डिसीज, हमें ये पता होना चाहिए कि एक पादप डिसीज है दैट कैन कॉज द सिग्निफिकेंट लॉसेस ऑफ फार्मर्स as it can reduce the quality of crops and make it unremarkable, right, unmarketable। यानी कि इसको इस तरीके से क्वालिटी खराब हो जाती है कि ये मार्केट में जाने लायक ही नहीं बचता है। एंड इट सम केसेस फ्रूट्स रॉट कैन ऑल्सो लीड टू द डेथ ऑफ द प्लांट। और जब ये ज़्यादा बढ़ता है तो जो पौधा होता है, प्लांट होता है, उसकी भी डेथ हो जाती है ना। इतना ज़्यादा इसका कई सारे केसों में ये भी देखने को मिला है। कॉज्ड क्या है, इसके कारण क्या है, ये जान लेते हैं। इसके कारण क्या है, कॉज्ड बाय नंबर ऑफ डिफरेंट फंगाई, यानी कि कई प्रकार के फंगाई, कवक से होने वाला ये रोग है, बैक्टीरिया और वायरस। तो आप इसको ये नहीं बोल सकते कि ये केवल वायरल इन्फेक्शन है या फिर ये फंगल इन्फेक्शन है या फिर ये बैक्टीरियल, नहीं, वायरस से भी होता है, बैक्टीरिया से भी होता है, फंगल से भी होता है। ये ध्यान रखना है। जो आपका कोलेरोगा है या फिर जो फ्रूट रॉट डिसीज है, ये बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई तीनों से होता है। एंड इट कैन बी डिफिकल्ट टू प्रिवेंट एंड ट्रीट्स, और बहुत मुश्किल होता है इसको रोकना और इसका ट्रीटमेंट करना। सो कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल जब होती है, लगातार बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है, कपल्ड विद द लो टेम्परेचर, और टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, मान के चलिए 20 से 30 सेंटीग्रेड तक, एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, एंड इंटरमिटेंट रेन सनशाइन आर्स फेवर्स एंड अक्यूरेंस ऑफ फ्रूट रोट। सो उसी समय पर क्या होता है, ये जो फ्रूट रोट नामक डिसीज़ है ये पैदा होती है अगर लगातार बारिश हो रही है, फिर अचानक से तापमान कम हो जा रहा है, फिर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, उमस हो जाती है, तो उसी समय पर ये जो रोग है वो देखने को मिला है। ठीक है, सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, ब्राउन और ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं फ्रूट पर, जो फल होता है उस पर काले धब्बे हो जाते हैं और ब्राउन हो जाते हैं। एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द फ्रूट्स, जो फ्रूट्स होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। एंड श्रिबलिंग ऑफ द फ्रूट्स, राइट, मोल्ड ग्रोथ ऑफ द फ्रूट, जो फ्रूट्स होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो मोल्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, देख लेते हैं फंगाई के बारे में। फंगस क्या है, कवक क्या है। सो फंगाई एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ध्यान रखना, हमने आपने पढ़ा होगा ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोट्स के बारे में। सो ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, जनरल साइंस में आपका काम आने वाला है, और प्रीलिम्स में कम से कम 5 से 6 सवाल जनरल साइंस से आपके पूछे जाते हैं, और स्पेशली बायोलॉजी वाले सेक्शन से, है ना। और उसी में बायोटेक को भी ऐड कर दिया जाता है।
तो फंगाई जो होती है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, दैट इज इंक्लूड मोल्ड्स, यीस्ट एंड द रिलेटेड ऑर्गेनिज्म लाइक द मशरूम्स विद इन द किंगडम फंगाई। आपको पता है मशरूम भी एक प्रकार का कवक है ना। सो फंगाई कम इन द बोथ यूनिसेलुलर और द मल्टीसेलुलर। आपको पता है जो फंगाई है वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। सो नोट्स बनाने हैं बहुत अच्छे से, एक कोशिकीय भी होते हैं एंड ये मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय भी होता है, बहुकोशिकीय भी होता है। फंगाई दोनों तरीके का होता है। फॉर्म्स विद द यीस्ट रिप्रेजेंटिंग द सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर टाइप। जो यीस्ट होता है ना, जो खमीर होता है वो केवल यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। एंड राइजोपस, मॉक्यूर्स एंड द पेनिसिलियम आर द एग्जांपल्स ऑफ द मल्टीसेलुलर फंगाई। they exhibits greater complexity and the size compared to bacteria and can functions as they are the एस्प्रोफाइट्स और द पैरासाइट्स। ठीक है, सो इससे सवाल यहाँ से जो हमारा सवाल है वो जान लेते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट हमारे सामने एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। इनमें से हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें यहाँ देखना है। सो फ्रूट रोट डिसीज caused by the number of different fungi, bacteria, virus, it can be difficult to prevent and treat। बिल्कुल सही बात है, इसको प्रिवेंट करना और ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, फंगाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल, दैट हैज इंक्लूड मोल्ड, यीस्ट रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म लाइक द मशरूम विद इन किंगडम फंगाई। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आंसर हमारा कौन सा होगा, आंसर होगा बी, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, राइट, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज टेंटालम। टेंटालम से रिलेटेड कि टेंटालम क्या है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल है आपका। ठीक है, सो जान लेते हैं। पीआईबी की ये न्यूज है, पीआईबी की न्यूज है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल है हमारा। देख लेते हैं इसको। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड अ लिस्ट ऑफ 24 मिनरल्स। कितने, 24 मिनरल्स की एक लिस्ट निकाली है भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, इंक्लूडिंग टेंटालम, जिसमें कि टेंटालम को भी शामिल किया है इन पार्ट डी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ MMDR एक्ट 1957 एज ए क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल। एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आपको पता है ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एन अटैच्ड ऑफिस टू द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से एक अटैच इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का काम क्या होता है, जो माइनिंग हो रही है, जो मिनरल्स हैं उनसे वो सभी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आते हैं। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, माइनिंग कराता है, खोदाई कराता है, नई खोजें होती हैं जो ज़मीन के अंदर निकलती हैं। सो जो भी वहाँ पर मिनरल्स निकल रहे हैं, अगर किसी खदान का पता चलता है तो वो सारी रिपोर्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को किया जाता है। ठीक है, and given a special emphasis on exploration, strategic and the critical minerals including the tantalum, and from field season 2021-22 to 24-25 GSI Geological Survey of India has taken up 6 projects on exploration for tantalum and associated minerals in different part of the country and details as followed। so यहाँ पर आप देखेंगे ये 24 भारत केंद्र सरकार ने 24 मिनरल्स की एक लिस्ट निकाली है, जिसमें से कि टेंटालम भी शामिल होता है। सो हमारा फोकस किस पे रहने वाला है, टेंटालम पे, कि टेंटालम है क्या। पीआईबी की न्यूज है, देख लेते हैं। इस प्रकार से ये मिनरल्स देखने में लगता है जो टेंटालम होता है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट recently notified a list of 24 minerals including tantalum in part D of first schedule of the mines। ये ध्यान रखना है, 24 मिनरल्स की एक लिस्ट निकाली है जिसमें कि टेंटालम को भी शामिल किया है। किस में, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ माइन एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, जिसको कि MMDR भी बोला जाता है। इसके अंतर्गत इसके पार्ट डी में शामिल किया गया इन 24 मिनरल्स को, जिसमें कि टेंटालम भी शामिल है। एंड इट इज़ अ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल, और ये एक बहुत क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिकल मिनरल है, स्ट्रेटेजिक मिनरल है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसीलिए न्यूज़ में भी है। देख लेते हैं टेंटालम के बारे में। सो ये एक रेयर मेटल है, यानी कि ये एक दुर्लभ मेटल है, रेयर मेटल है, रेयर पदार्थ है। ठीक है, एंड विद सिंबल ऑफ TA। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, TA।
टी सिंबल होता है। एटॉमिक नंबर इसका क्या है 73, एटॉमिक नंबर इसका 73 है टेंटलम का, राइट। पीरियोडिक टेबल के बारे में जब आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा उसमें। एंड ऑक्यूरेंस इसका जान लेते हैं। रॉ टेंटलम रेयरली ऑक्यूर्स इन द नेचर, मतलब बहुत कम ये मिलता है जो रॉ टेंटलम होता है प्रकृति में। इंस्टीड इट इज टिपिकली फाउंडिंग ऑन द और columnite tantalum and usually referred to as coltan। and मेजर प्रोड्यूसर्स इसके क्या हैं, यानी कौन से ऐसे जगह हैं जहां पर मुख्य रूप से ये टेंटलम जो है वो पाया जाता है। सो वर्ल्ड की अगर हम बात करें, सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, रवांडा में, ब्राजील में और नाइजीरिया में विश्व स्तर पर ये पाया जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज इसमें क्या है, क्लासिफाइड एज अ ट्रांजिटल मेटल एंड टेंटलम इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर टेंटलम जो होता है वो सॉलिड रहता है। इट इज अ शाइनी सिल्वर मेटल विच इज सॉफ्ट व्हेन इट इज प्योर, राइट। ये शाइनी सिल्वर चांदी के कलर का मेटल होता है और ये सॉफ्ट होता है जब ये बिल्कुल प्योर होता है। जैसे गोल्ड होता है ना, गोल्ड जो जैसे बोला आपने सुना होगा 24 कैरेट, इसीलिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि बिल्कुल जो प्योर क्वालिटी गोल्ड की होती है ना वो बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए उसमें दूसरे मेटल्स मिलाए जाते हैं ताकि उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ आए, है ना। इट इज ऑलमोस्ट इम्यून टू केमिकल अटैक एंड टेम्परेचर बिलो 150 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई केमिकल अटैक होता है तो टेंटलम उसका इम्यून है, एंड अगर 150 डिग्री तक तापमान गिर जाता है तो उसको भी ये फेस कर सकता है। इट बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ मेटल, और ये मेटल के एक क्लास से बिलोंग करता है जिसको रिफ्रैक्टरी मेटल कहा जाता है। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं टेंटलम इज अ रिफ्रैक्टरी मेटल। सो बिल्कुल सही, क्योंकि उसी क्लास से ये बिलोंग करता है। एंड विच आर द डिफाइंड बाय द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू हीट एंड वाटर, एंड इट हैज़ एन एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, एक्सीडेड ओनली बाय टंगस्टन एंड द रेनियन। और इसके बाद फिर आता है टंगस्टन एंड रेनियन, ठीक है। सो ये आपको क्या करना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डाल के एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स, आपको टेंटलम आ जाएगा, टंगस्टन आ जाएगा, रेनियन में आ जाएगा। आगे देख लेते हैं एप्लीकेशन इसके क्या क्या हैं। सो इट इज मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सेक्टर, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। एंड द कैपेसिटी मेड एंड द कैपेसिटर मेड फ्रॉम द टेंटलम आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक साइज विदाउट द मच लीकेज than any other type of the capacitor, ठीक है। and this make them ideal for use of portable electronic devices such as the smartphone, laptops and the digital cameras, इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। and the tantalum has a high melting point, ये हमने अभी देखा पीछे, और ध्यान भी रखना है it is frequently used as the substitute, and the photoplatinum is more the expensive, and it is also used to make the components of chemical plants, nuclear power plants, aeroplanes and the missiles में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सो डक्टिलिटी क्या होती है देख लेते हैं। इट इज एबिलिटी टू मटेरियल टू हैव इट्स शेप चेंज। ये जो होता है डक्टिलिटी, ये मटेरियल की एक ऐसी विशेषता होती है जिसमें कि वो अपना शेप चेंज कर लेता है एज बाय बीइंग ड्रॉन आउट इनटू वायर थ्रेड विदाउट लूजिंग स्ट्रेंथ और ब्रेकिंग, बिना अपनी मजबूती खोए और टूटे अपना शेप चेंज कर लेता है। ये डक्टिलिटी होती है, अगर कभी आ जाता है आपके एग्जाम में तो। हम सवाल देख लेते हैं टेंटलम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है हमारा। इट इज अ रेयर मेटल विथ सिंबल टी एन एटॉमिक नंबर 73, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रवांडा एंड द ब्राजील, नाइजीरिया आर द मेजर प्रोड्यूसर कंट्री, बिल्कुल सही बात है। इट हैज एन एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सीडेड ओनली बाय टंगस्टन एंड द रेनियन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। and the tantalum has the high melting points, yes, and it is frequently used as substitute, and for platinum used is the more expensive, बिल्कुल सही बात है। एंड एक है और, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? सो सारे ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, आंसर होगा हमारा डी, ठीक है, यानी ई सही है, सभी ठीक है। अब जान लेते हैं व्हाट इज सिलिकोसिस। सिलिकोसिस के बारे में अगेन इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, देख लेते हैं क्या है। और ये आपका आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बायोटेक से रिलेटेड, क्योंकि एक बीमारी है, ठीक है। सो ये बायोटेक्नोलॉजी जो हमारा सेगमेंट है साइंस एंड टेक में, उससे रिलेटेड है। वाई सिलिका डस्ट कुड बिकम द न्यू एब्स्ट्रैक्ट हेल्थ रिस्क, यानी कि जो सिलिका होता है, सिलिका डस्ट होता है, वो क्यों और किस तरीके से एक एब्स्ट्रैक्ट हेल्थ रिस्क बन गया है, देख लेते हैं इसके बारे में।
यहाँ पर जानिए, ये रोग होता है हमारे यानी कि लंग्स से रिलेटेड होता है सिलिकोसिस जो होता है। सो कई बार एग्जाम में आता है कि ये न्यूरो डिसऑर्डर है, या फिर ये लंग से रिलेटेड डिसीज है, या फिर ये ब्लड से रिलेटेड डिसीज है। सो जो सिलिकोसिस है वो लंग्स से रिलेटेड डिसीज है, ठीक है। रिसेंटली रिसर्चर्स वांट दैट सिलिकोसिस कुड बिकम अ बिग हेल्थ प्रॉब्लम्स एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस। जो एस्बेस्टोस होता है उसके एक्सपोजर से ये जो हेल्थ इश्यू है ये बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में आ रहा है, चर्चा में दिख रहा है। जान लेते हैं सिलिकोसिस के बारे में क्या है। बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारा ये सेगमेंट है ना। इट इज़ अ रेस्पिरेटरी डिसीज, यानी कि ये श्वसन संबंधी हमारा रोग है। ये जो रोग है वो है श्वसन संबंधी, है ना, श्वसन संबंधी रोग है। विच कॉज द हार्डनिंग ऑफ द लंग्स, यानी कि जिसमें क्या होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, वो थोड़े कठोर होना शुरू हो जाते हैं, उनमें जमाव होना शुरू हो जाता है। कारण क्या होता है इसका? इट इज कॉज्ड बाय सिलिका डस्ट। जो सिलिका डस्ट होती है उसकी वजह से ये होता है। यानी कि कॉज के बारे में अगर हम बात करें, कारण के बारे में बात करते हैं, तो सिलिका डस्ट और सिलिका क्रिस्टल्स विच आर फाउंड इन सॉइल, सैंड्स एंड द कॉन्क्रीट, मोर्टार, ग्रेनाइट्स एंड द आर्टिफिशियल स्टोन्स। इट इज कॉमन इन कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, यानी ये जो डस्ट होती है जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, माइनिंग, ऑयल गैस एक्सट्रैक्शन, किचन, इंजीनियरिंग, डेंसरी, यहाँ पर पोट्री एंड द स्कपलिंग। People working in these industries are often exposed to silica every day and are at higher risk of developing silicosis at a result। आपने देखा होगा कि जब माइनिंग का काम होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं और इतनी धूल, मिट्टी, सीमेंट होती है ना, राख निकलती है, जैसे कि ईंट जहाँ पर बनती है, राइट, माइनिंग जहाँ पर होती है, तो जो वो धूल होती है हमारे सांस के साथ लंग्स में जाती है, फेफड़ों में जाती है, और उसी से हमारा रेस्पिरेटरी डिसीज यानी कि श्वसन संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाती है। उन्हीं में से एक है सिलिकोसिस, जिसमें कि हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनमें डस्ट जमा होना शुरू हो जाती है, जिससे कि वो हार्डन हो जाते हैं, है ना। इट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम टू सिलिकोसिस टू डेवलप, और ये बहुत लंबे समय में होता है। ऐसा नहीं कि 2 4 10 दिन में हो जाता है, वर्षों तक जब आप ऐसे एरिया में, ऐसे माहौल में काम करते हो तब। एंड 10 to 20 ईयर्स ऑफ द ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर ऑफ सिलिका डस्ट। आपने देखा होगा जो लोग इस जगहों पर काम करते हैं उनको बेसिकली सबसे पहले अस्थमा हो जाता है ना। मोस्ट कॉमन डिसीज उन लोगों में है अस्थमा, सांस लेने में परेशानी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सिलिकोसिस कितने प्रकार के होते हैं। सो एक्यूट सिलिकोसिस होता है एक, एस्केलेटेड सिलिकोसिस होता है, क्रोनिक सिलिकोसिस, यानी कि ये होता है 3 प्रकार का, ठीक है। सो एक्यूट क्या होता है? द सिम्टम्स ऑफ एक्यूट सिलिकोसिस आर कफ, इसमें कफ होता है, वेट लॉस यानी कि वजन कम होना शुरू हो जाता है, फटीग्स होता है, पैरों में, सिर में, बॉडी पेन होना शुरू हो जाता है, एंड विद इन अ फ्यू वीक्स और ईयर्स एक्सपोजर ऑफ इनहेल्ड सिलिका। और ऐसा सिलिका के कुछ हफ्ते और कुछ वर्षों के इनहेल करने के बाद होता है, जो कि सांस के द्वारा हमारे अंदर जाता है। एस्केलेटेड सिलिका क्या होता है? इट अक्यूर्स विद इन 10 ईयर्स और अ हाई लेवल एक्सपोजर ऑफ इनहेल्ड सिलिका। जब हाई लेवल का सिलिका मिलता है, इनहेल करते हैं, तो एस्केलेटेड सिलिकोसिस होता है। क्रोनिक सिलिकोसिस में क्या होता है? इट अक्यूर्स फ्रॉम 10 to 30 years after exposure and affects the upper lungs and sometimes cause the extensive screening। इसमें जो हमारे upper lungs होते हैं उनको ये प्रभावित करता है, जो क्रोनिक सिलिकोसिस होता है। एंड सिलिकोसिस इज अ प्रोग्रेसिव डिसीज एंड हैज़ नो क्योर। और ये एक प्रोग्रेसिव डिसीज है और इसकी अभी तक कोई इलाज नहीं है, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, कोई इलाज नहीं है, नो क्योर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या होता है। ये भी न्यूज़ में आता है और बहुत बार जनरल साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ ए लंग डिसीज, जो हमारा पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है ये एक लंग डिसीज है दैट ऑक्यूर्स व्हेन लंग टिश्यूज बिकम डैमेज्ड एंड द स्कैर्ड। और ये कब होता है? जब हमारे जो लंग टिश्यूज होते हैं, फेफड़े के जो तंतु होते हैं, ऊतक होते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो होता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। एंड this thick neck stiff tissues make the harder for the lungs or to work properly, and pulmonary fibrosis worsen over a time. Some people can stay stable for a long time but conditions get worsen and faster in others, ठीक है। सवाल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिलिकोसिस। सिलिकोसिस से रिलेटेड सवाल क्या है जान लेते हैं।
इट इज अ रेस्पिरेटरी डिसीज विच कॉज द हार्डनिंग ऑफ लंग्स, बिल्कुल सही बात है. एंड इट इज कॉज्ड बाय सिलिका डस्ट एंड द सिलिका क्रिस्टल्स विच आर फाउंड इन द सॉइल, सैंड, कॉन्क्रीट, मोर्टार, ग्रेनाइट, आर्टिफिशियल स्टोन्स, बिल्कुल. And the symptoms of acute silicosis are cough, weight loss, fatigues within a few weeks or a year, exposure to inhaled silica. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. क्या करना है, स्टेटमेंट सही देखना है. तीनों सही हैं. आंसर होगा हमारा सी. आंसर होगा सी. नेक्स्ट जान लेते हैं जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है वो है न्यूवाइज टेलीस्कोप. न्यूवाइज टेलीस्कोप क्या है? अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल है और स्पेस टेक, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारा ये न्यूज है. ठीक है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है. नासा जैसे हमारे पास है इसरो, वैसे ही अमेरिका की एजेंसी है नासा जो कि स्पेस से रिलेटेड यहाँ पर ये वर्क करती है. क्लोज द वाइज अबाउट बट again eyes of an orbiting telescope, right? So having a formally orbiting an altitude of 310 miles, NEOWISE now sits just 270 miles above the Earth's surface and it is descent and sporadly by increasing solar activities. जान लेते हैं इसके बारे में कि ये क्या है. ये है आपकी न्यू टेलीस्कोप, न्यूवाइज टेलीस्कोप. सो नासाज नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर, नासा की नियर अर्थ, अगर इसकी फुल फॉर्म आती है न्यूवाइज की, अगर न्यूवाइज की फुल फॉर्म आती है तो ये है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर. ये है न्यूवाइज हैज कंक्लूडेड इट्स मिशन मेकिंग द एंड ऑफ जर्नी स्पेंड ओवर अ डेकेड्स, जो कि वर्षों से यानी कि दशकों से ये यात्रा कर रहा था और इसकी जर्नी जो है अभी वो कंप्लीट होने वाली है. देख लेते हैं इस टेलीस्कोप के बारे में. जो न्यूवाइज टेलीस्कोप है ये क्या है? सो लॉन्च्ड इन 2009, 2009 से 9 में ये लॉन्च हुआ था. किसने लॉन्च किया था? नासा ने. एज द वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर और वाइज. ठीक है, सो लॉन्च्ड इन 2009, लॉन्च्ड इन 2009 एंड लॉन्च्ड बाय नासा. ठीक है, launched by NASA, and the space telescope was originally designed to survey the sky in infrared, detecting asteroids, stars, and some of the faintest galaxies in space, right? And it had completed its primary mission in February 2011. यानी कि 2011 में इसने अपना जो प्राइमरी मिशन था, मुख्य इसका जो उद्देश्य था वो कंप्लीट कर लिया था जिस उद्देश्य के लिए गया था. जान लेते हैं ऑब्जर्वेशंस क्या है इसके. ऑब्जर्वेशन अज्यूम्ड दिसंबर 2013, 2013 में ये ऑब्जर्वेशन मिली व्हेन द टेलीस्कोप वाज टेकन आउट ऑफ द हाइबरनेशन एंड रीपर्पस्ड फॉर द न्यूवाइज प्रोजेक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट्स टू स्टडी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स और द as well as more descents or asteroid and the comets, right? And the significance of its data, इस डेटा के significance क्या है, प्रासंगिकता क्या है इसकी. So NEOWISE data have been used to set limits on the numbers of orbits, size, probable compositions of asteroids throughout the solar system. हमारे सोलर सिस्टम में जो एस्ट्रॉइड्स हैं उनकी संरचना क्या है, उनका साइज क्या है, ऑर्बिट्स क्या है, नंबर क्या है, इनकी जो लिमिट होती है उसको सेट करना इसका उद्देश्य था. ठीक है, एंड द एनेबल टू डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट नोन एज अर्थ ट्रोजन एस्ट्रॉइड, और इसी ने डिस्कवरी किया था हमारे फर्स्ट नोन अर्थ ट्रोजन एस्ट्रॉइड की. जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड था, क्षुद्र ग्रह था जाना गया, उसकी खोज किसने की थी? न्यूवाइज टेलीस्कोप ने. ठीक है, देख लेते हैं व्हाट इज एस्ट्रॉइड, क्या होते हैं. सो एस्ट्रॉइड समटाइम कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स, कभी कभी एस्ट्रॉइड्स को माइनर प्लैनेट्स या छोटे ग्रह भी कहा जाता है. ठीक है, इनको कभी कभी छोटे ग्रह भी कहा जाता है. आर रॉकी रेमेंट्स एंड लेफ्ट ओवर फ्रॉम द अर्ली फॉर्मेशन ऑफ आ सोलर सिस्टम अबाउट 4.6 बिलियन ईयर अगो, एंड द करेंट नोन एस्ट्रॉइड काउंट इज एट लीस्ट, आपके पास अगर इनका आप देखेंगे यहाँ पर. ठीक है, देख लेते हैं आगे. जो हमारा सवाल है अभी आज इससे रिलेटेड न्यूवाइज से वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट न्यूवाइज टेलीस्कोप. और ये क्या है? इट वाज लॉन्च्ड इन 2009 बाय नासा एज द वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर और वाइज.
ये बिल्कुल हमारा जो स्टेटमेंट है यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। एंड सेकंड है, इट हैड कंप्लीटेड इट्स प्राइमरी मिशन इन फरवरी 2011, बिल्कुल सही बात है। एंड थर्ड है, एस्ट्रॉइड समटाइम्स कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स आर रॉकी रेमेंट्स एंड left over from the early formation of our solar system about 4.6 billion year ago, बिल्कुल सही। क्या करना है, सही स्टेटमेंट देखना है, तो आंसर हमारा आएगा बी, क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ओके, जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है वो है व्हाट इज INS अरिहंत। INS अरिहंत क्या है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी का हमारा ये सवाल है, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये न्यूज है। इंडिया फुली रेडी टू ऐड टू फ्लीट सेकंड सबमरीन विद न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल, राइट। देख लेते हैं इसके बारे में, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, ये है हमारी INS अरिहंत, है ना। इंडिया इज नाउ ऑल सेट टू कमीशन इट्स सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड, यानी कि भारत इसको कमीशन करने वाला है, और ये सेकंड भारत की दूसरी न्यूक्लियर पावर सबमरीन मिसाइल है, ठीक है। INS अरिहंत आर्म्ड विद द न्यूक्लियर मिसाइल टू स्ट्रेटेजिक डेटरेंस, राइट। देख लेते हैं हम इसके बारे में, जान लेते हैं। तो INS अरिहंत क्या है, इट इज इंडिया सेकेंड इंडिजेनियसली बुल्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि भारत की दूसरी स्वदेशी रूप से निर्मित, भारत की दूसरी स्वदेशी रूप से निर्मित न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है ये। इसको SSBN भी बोला जाता है, राइट। एंड फॉलोइंग इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत कमीशन्ड इन 2009। INS अरिहंत जो थी वो भारत की पहली मिसाइल थी, और 2018 में क्या हुआ था, वो 2018 में कमीशन की गई थी, क्लियर है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड एट द इंडिया नेवी शिप बिल्डिंग सेंटर्स इन विशाखापत्तनम। जो INS अरिहंत है ये विशाखापत्तनम में बनी है, स्वदेशी रूप से भारत की दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल है। एंड इट रिप्रेजेंट्स अ क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर टाइज enabled nations to launch nuclear missile from land, air and sea। जो INS अरिहंत है इसके द्वारा आप यहाँ पर भूमि से, हवा में और समुद्र में तीनों जगह पर मार की जा सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत की दूसरी स्वदेशी रूप से निर्मित ये बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल है, क्लियर है। फीचर क्या है, इट मेजर्स 111 यानी कि 111.6 मीटर इन लेंथ इसकी लंबाई है। इट हैज़ अ बीम और 11 मीटर बीम है, ड्रॉट ऑफ 95 मीटर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6000 टन। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो वजन है वो लगभग 6000 टन है। इट विल वन ऑफ 7 ब्लेड प्रोपेलेंट्स पावर्ड बाय द प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, और इसमें एक प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, ठीक है। एंड इट कैन अचीव अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 12 to 15 नॉट्स, लगभग 12 से 15 नॉट। आपको पता है जो समुद्री दूरी होती है उसको नॉट में मापा जाता है, तो ध्यान रखना है ऐसी चीज़ों को। और ये लगभग 22 से 28 किलोमीटर पर आवर्स की इसकी स्पीड रहेगी। एंड व्हेन ऑन सरफेस, और जब ये सरफेस पर होगा तो लगभग 24 नॉट इसका होगा। अगर पानी में होगा तो तब ये होगा 12 to 15 नॉट्स, और जब ये सरफेस पर होगा तो लगभग 44 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड रहेगी, ठीक है। देख लेते हैं, इट कैन कैरी अप टू 4 न्यूक्लियर कैपेबल K4 SLBMS, यानी कि ये कैपेबल है 4 न्यूक्लियर ले जाने में, K4 SLBM सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स को ले जाने में, 4 बैलिस्टिक मिसाइल को ये लेकर के जा सकता है, न्यूक्लियर कैपेबल विद अ रेंज ऑफ ओवर 3500 किलोमीटर टू 12 कन्वेंशन एंड वॉरहेड्स। K15 SLBM रेंज ऑफ अबाउट 750 किलोमीटर्स, और जो K15 कैन ऑल्सो कैरी अ स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स, ठीक है। सो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है ये देख लेते हैं। अ बैलिस्टिक मिसाइल इज अ रॉकेट प्रोपेलेंट, ये एक रॉकेट प्रोपेलेंट होता है, सेल्फ गाइडेड मिसाइल होती है, स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम होता है दैट फॉलोज अ बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी टू डिलीवर अ प्रोपेलेंट्स पेलॉड्स फ्रॉम इट्स लॉन्च साइट टू द प्रीडोमिनेंट टारगेट्स, ठीक है। एंड दे आर पावर्ड इनिशियली बाय रॉकेट और सीरीज रॉकेट्स इन स्टेजेस, बट द फॉलो एंड अनपावर्ड ट्रैजेक्टरी that arcs upward before descending and to reach the intended targets, and they can carry conventional high explosive as well as the chemical, biological, nuclear and munitions, ठीक है।
जो हमारा सवाल है आईएनएस अरिहंत से रिलेटेड, आईएनएस अरिहंत से रिलेटेड वो है, इट इज इंडिया सेकंड इंडिजिनियस बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड एट इंडियाज नेवी शिप बिल्डिंग सेंटर एसबीसी। कहाँ पर? विशाखापत्तनम में। इनमें से कौन सा हमारा सही स्टेटमेंट है? सो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, आंसर होगा सी। ओके, सो आज की क्लास हमारी यहीं पर ओवर होती है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप लोग अच्छे से क्लास करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और बिल्कुल सीरियस होकर सिंसियर होकर के अपनी करंट अफेयर की तैयारी करो, बाकी स्टैटिक पोर्शंस की भी तैयारी करो। ठीक है, यूपीएससी में अगर आए हो, टाइम दे रहे हो, क्रैक करना है तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के अपनी तैयारी करो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।